नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके बुक वाइज, जिसमें हम पूरे जीके को एमसीक्यूज़ के रूप में कवर कर रहे थे। सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। आज हमारा ये इंडियन इकोनॉमी का तीसरा एमसीक्यूज़ वाला वीडियो होगा। इससे पहले कि अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में भी आपको इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहते हैं। आपसे करेंसी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे इन्फ्लेशन को लेकर क्वेश्चन बनता है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, कब होती है, क्या इसके प्रभाव होते हैं और किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मुद्रा संकुचन को लेकर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो अवमूल्यन होता है मुद्रा का, तो इन सभी टॉपिक्स के आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में और एमसीक्यूज के रूप में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहां पर रहा। चलिए, पहला प्रश्न है आज का, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत करी थी। तो यह जो डेफिनेशन दी है, यह जो कथन कहा गया कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कहा था क्राउमर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, ग्रीष्म का नियम जो है ये संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो ग्रीष्म का नियम है ये कहता है कि अगर किसी देश में 2 प्रकार की मुद्राएं मार्केट में चल रही है, एक असली मुद्रा और नकली मुद्रा, तो जो नकली करेंसी होगी वो असली करेंसी को मार्केट से बाहर कर देगी। तो ये कहता है ग्रीष्म का नियम, यानी कि किससे संबंधित है, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित, और बहुत बार ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं है। तो देखिए, इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है आपने बताना है। देखिए, जो मुद्रा होती है, जो करेंसी होती है, इसके बेसिकली 3 कार्य होते हैं। ठीक है, एक कार्य होता है मूल्य का हस्तांतरण करना, यानी कि आप मूल्य देकर, आप करेंसी देकर किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। तो लेन देन में विनिमय के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है। दूसरा होता है मूल्य का मापन, यानी कि आप किसी भी चीज की एक वैल्यू कर सकते हैं कि ये चीज इतने मूल्य की है। तो ये भी काम किसका होता है, मुद्रा का होता है। मुद्रा के माध्यम से तो आप बताते हैं कि कोई चीज 10 रुपए की है, 50 रुपए की है। अगर मुद्रा ना होती, करेंसी नहीं होगी, तो आप कैसे किसी चीज की जो वैल्यू है उसको बता सकते हैं। तो मूल्य का मापन होता है। मूल्य का संचय, यानी आप मूल्य को जमा कर सकते हैं अपने पास। तो ये सारे काम किसके होते हैं, मुद्रा के होते हैं। मूल्य का संचय का अर्थ होता है, मान लीजिए आपके पास चावल है, आप इसे अपने पास जमा करके रखना चाहते हैं और जब आपको जरूरत पड़े तब आप इसको बेचेंगे। लेकिन आप इसको, एक लिमिट होगी, ज्यादा टाइम तक आप चावल को अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते, एक टाइम के बाद ये खराब हो जाएगा। आप क्या करेंगे, चावल को बेच लेंगे और मुद्रा अपने पास ले आएंगे, यानी कि करेंसी ले आएंगे। अब आपने मान लीजिए 100 रुपए आपके पास आ गए, तो 100 रुपए मूल्य आपके पास जमा है, आप उसे जब तक चाहे अपने पास जमा कर सकते हैं। तो ये आपको मूल्य संचय करने का देता है, मूल्य हस्तांतरण का देता है और मापन का देता है। स्थिरीकरण का ये कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो तीनों मैंने आपको बताए। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि कई बार आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कार्य है, कौन सा कार्य नहीं है। तो बेसिक 3 कार्य यही है। नेक्स्ट है हमारा, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं। तो ऐसी फॉरेन करेंसी जो जल्दी से, यानी कि पलायन कर जाती है, एक जगह पर ज्यादा देर वो नहीं टिकती, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, ऐसी करेंसी को गर्म मुद्रा कहा जाता है, यानी हॉट करेंसी इसे कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है, उसे गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है, हवाला क्या है। हवाला आपने कई बार सुना होगा, बताते हैं कि हवाला कांड में इस व्यक्ति को जेल हो गई, या इस तरीके की बातें। हवाला होता क्या है, अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें या प्रॉपर इसके अर्थ को समझें, तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार यही हवाला कहलाता है। ठीक है, यानी कि फॉरेन करेंसी का जो इलीगल बिजनेस करते हैं या उस तरीके का कारोबार करते हैं अपने काले धन को सफेद करने के लिए, उसे ही कहा जाता है हवाला। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार।
मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि जो मुश्किल शब्द हैं, जो मुश्किल परिभाषाएं हैं, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हुए यहाँ पर मैं चलूँ, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें और अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे तो भी आप उसके जाल में ना फंसे और सही आंसर को टिक करें। चलिए, नेक्स्ट है हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है। हार्ड करेंसी क्या होती है? वह करेंसी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, यानी कि जिसकी जो आपूर्ति है वो तो कम है लेकिन मांग क्या है? मांग ज्यादा है ना। मांग की अपेक्षा कम हो तो मांग ज्यादा है, ठीक है। जैसे अमेरिका का डॉलर है, उसकी मांग ज्यादा है लेकिन उसकी आपूर्ति कम है, तो ऐसी करेंसी जिसकी मांग ज्यादा हो लेकिन वो कम अवेलेबल हो, उसे ही कहा जाता है हार्ड करेंसी, ठीक है। और दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट करेंसी, जिसकी मांग कम है, जिसको कम लोग चाहते हैं लेकिन उसकी अधिकता है, उसे कहा जाता है सॉफ्ट करेंसी। नेक्स्ट है सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो सॉफ्ट करेंसी के बारे में मैंने आपको अभी बताया। सॉफ्ट करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। मांग कम है लेकिन आपूर्ति ज्यादा है, ठीक है। ये बनते हैं क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, वह मुद्रा जिसको लेने से कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता, उस मुद्रा को विधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है, यानी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मुद्रा उसे कहा जाता है। जैसे भारत का जो विधिग्राह्य मुद्रा है वो क्या है? वो है रुपए। तो भारत में अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं और रुपए वहां पर देते हैं तो वो उसको लेने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। इसे कहा जाता है विधिग्राह्य मुद्रा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है सस्ती मुद्रा से अभिप्राय क्या है। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है आपका वह देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाना, ठीक है। यानी कि अगर किसी देश की मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जल्दी से मिल जा रही, जैसे डॉलर को जमा कर पाना बहुत मुश्किल है, डॉलर आसानी से नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको किसी देश की मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध हो रही है, उसे कहा जाता है सस्ती मुद्रा। नेक्स्ट है हमारा किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। देखिए, ऊपर हमने हार्ड करेंसी के बारे में पढ़ा। हार्ड करेंसी क्या होती है? जिसकी मांग ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो ऐसी जो करेंसी होती है ज्यादातर ये विकसित देशों की होती है। जैसे अमेरिका एक विकसित देश है तो डॉलर की मांग ज्यादा है, सारे लोग डॉलर में बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उसकी आपूर्ति क्या है? कम है, सप्लाई कम है, ठीक है। तो विकसित देशों की होती है हार्ड करेंसी। नेक्स्ट है भारत की विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है। ऊपर मैंने आपको विधिग्राह्य मुद्रा के बारे में बताया, यानी कि उस देश के अंदर उस मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है, उसको आप लेने से मना नहीं कर सकते। तो भारत की विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है? रुपया है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है सही कथन आपने बताना है। 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, चारों आपने पढ़ने और फिर बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हम हॉट मनी या हॉट करेंसी कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आपूर्ति कम रहती है, मांग लगातार ज्यादा रहती है, उसे हम हार्ड करेंसी कहते हैं। तीसरा है वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम होती है हार्ड करेंसी कहलाती है। नहीं, इसे हार्ड करेंसी नहीं कहते, इसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, जिसकी मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा है। तो तीसरा वाला हमारा गलत है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि मांग कम है यहां पर और उसकी जो आपूर्ति है वो ज्यादा है। तो इन चारों में से आपका पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों कथन सही हैं, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। देखिए, सरकार के द्वारा जब पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दिया जाता है और नई मुद्रा को शुरू किया जाता है, इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। जो भारत में हुआ था, आपको याद होगा, 8 नवंबर 2016 को पूछा जाता है कि भारत में जो ये अवमूल्यन हुआ, ये विमुद्रीकरण हुआ, ठीक है, अवमूल्यन नहीं, विमुद्रीकरण कब हुआ? ये हुआ 8 नवंबर 2016 को, और इसमें इंग्लिश में कहेंगे
कहेंगे डीमोनेटाइजेशन। इसके तहत क्या किया गया, पुरानी मुद्रा को आपने बाहर कर दिया और नई मुद्रा को आपने चला दिया। नेक्स्ट है हमारा, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है? ठीक है, यानी कि बाजार का नियम किसके द्वारा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। बाजार का नियम कहता है, पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूं और फिर बताऊंगा ये नियम किसने दिया। बाजार का नियम कहता है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यानी कि आप कोई चीज मार्केट में लेकर आइए, वो अपनी डिमांड अपने आप उत्पन्न कर लेगी। ठीक है, यह नियम है बाजार का नियम और ये दिया था JB से ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बहुत बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? देखिए, मुद्रा संकुचन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्लेशन, और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है। मार्केट में अगर पैसे की कमी हो जाएगी तो उसे कहा जाता है मुद्रा संकुचन, या इंग्लिश में जिसे डिफ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है कि जब किसी इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है, यानी कि जो करेंसी है वो कम हो जाती है, तो जो वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, उनकी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि अब लोग उनको खरीदेंगे कम, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। इस कंडीशन को कहा जाता है मुद्रा संकुचन। ठीक है, जबकि जो मुद्रा स्फीति होती है, इन्फ्लेशन, वो बिल्कुल इसका उल्टा है। यहां पर मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है, वहां पर मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो जाती है। हर व्यक्ति के हाथ में पैसा आ जाता है, जिस कारण से वो सारी चीजें खरीदने लगता है और जो रेट होते हैं चीजों के वो बढ़ने लगते हैं। वो कहलाती है मुद्रा स्फीति। जहां पर पैसा कम हो जाता है उसे कहा जाता है मुद्रा संकुचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? देखिए, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है, यहां पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मुक्त बाजार नीति। जो ओपन मार्केट पॉलिसी होती है, यह जो मुद्रा आपूर्ति होती है इसको नियंत्रण करने में सहायक नहीं होती है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है? देखिए, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है मुद्रा स्फीति में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया मुद्रा स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कब आता है, जिसे हम सिंपल तौर पर महंगाई भी कहते हैं। तो कब आता है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन तब आता है जब मार्केट के अंदर जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, ये कई ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। आप ऐसा मान के चलिए, अगर हर व्यक्ति के पास हर घर में ज़्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ें खरीदने की कैपेसिटी में आ जाएगा। वो मार्केट में जाएगा और जो जो चीज़ें उसके जो पहले लिमिट के बाहर थी, अब उसके पास ज़्यादा पैसा है, हाथ में पैसा है, वो सारी चीज़ों को खरीदने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, जिस चीज़ को खरीदने के लिए पहले आप 100 रुपए दे रहे थे, अब क्योंकि सबके पास पैसा है, सब उसको खरीदना चाहते हैं, तो अब उसके लिए आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपकी जो मुद्रा का मूल्य था, वैल्यू थी, वो क्या हो गई, गिर गई। जो पहले आपको कम रुपए देने पड़ रहे थे, अब आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे, यानी कि आपकी वैल्यू अब कम हो गई करेंसी की। तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है मुद्रा स्फीति में, और क्योंकि अब खरीदने वाले ज्यादा हैं, सबके पास पैसा है, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। यह कहलाता है मुद्रा स्फीति। यह आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाता है? अब देखिए, मंदी ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था कि पैसे की कमी हो गई, लोग चीजें खरीद नहीं पा रहे, उसे कहते हैं आर्थिक मंदी। और यहां पर है कि मुद्रा स्फीति भी है, यानी कि मार्केट में पैसा भी है लेकिन दाम इतने ज्यादा पड़ गए कि लोग फिर भी नहीं खरीद पा रहे। तो ऐसी कंडीशन को जहां पर मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन साथ साथ में होता है, उसे को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं? मुद्रा स्फीति मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया। अब अगर आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि सबके हाथ में पैसा है, सब चीजें खरीदने जाएंगे, तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में रेट बढ़ जाते हैं चीजों के, और जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, तो महंगी हो जाएंगी बाजार की वस्तुएं। नेक्स्ट है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को ही मुद्रा स्फीति कहा जाता है कि रेट लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास होता है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इनमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम क्वेश्चन को समझें, सरल भाषा में आपको समझाऊं, ये कह रहा है कि अगर किसी देश में अर्थव्यवस्था के अंदर उनकी वित्त व्यवस्था में जो वो खर्चा कर रहे हैं और जो उनको खर्चा मिल रहा है, इनकम है जो, उसके अंतर को घटाने के लिए अगर किसी देश में सरकार को ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो कागजी मुद्रा छाप लेते हैं, यानी कि वो नोट छाप कर उस नुकसान की भरपाई कर लेते हैं। अगर ये जो तरीका है अगर ये फेल हो गया तो क्या होता है, तो आती है मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि आपका नुकसान हुआ, आपने उसकी भरपाई करने की जगह पर आपने एक्स्ट्रा नोट छाप दिए। इससे क्या होगा, मार्केट में जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, जैसे वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला देश में जब पैसे की कमी हुई तो उन्होंने नोट छापने शुरू कर दिए, उसके कारण उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से बिगड़ गई और जिस चीज़ के लिए पहले उन्हें 100 रुपये देने पड़ रहे थे, अब उनके पास मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि वही चीज़ अब 1000 रुपये की हो गई, यानी कि महंगाई वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ी। इसीलिए जो कोई भी देश होता है वो अनलिमिटेड नोट नहीं छापता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये फेल हुआ तो क्या आ जाएगी, पूरी तरीके से मुद्रास्फीति यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि ज़्यादा नोट छापने का नुकसान क्या होगा, मुद्रास्फीति, महंगाई का आना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। तो मुद्रास्फीति के कारण सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ये देनदार को होता है, जो पैसा देने वाला होता है उसको होता है। एग्जाम्पल से समझिए, आप एक कस्टमर हैं, ठीक है, और आप दुकान में जाते हैं तो आप यहाँ पर पैसा देने वाले हैं, है ना। अब आपको जो चीज़ पहले आप 10 रुपये में लेकर आ रहे थे, अब उसी चीज़ के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है, यहाँ पर ग्राहक को हो रहा है। तो आपको हमेशा इतना याद रखना है, मुद्रास्फीति में जो देनदार होता है, देने वाला होता है जो पैसा, चाहे वो अब बैंकिंग के संदर्भ में बात करें कि अगर आप बैंक में अपना पैसा लेने जाएंगे तो वहां पे आप लेनदार हैं, लेकिन बैंक क्या है, वहां पर देनदार है। तो बस आपको इतना याद रखना है, जो देने वाला होगा उसे नुकसान होता है मुद्रास्फीति में, जबकि जो लेनदार होता है उसका तो फायदा होता है। आपको पता होगा वेनेजुएला में अब पैसा उनके मूल्य के आधार पर नहीं लिया जाता, पैसा तोल के वहां पर लिया जाता है कि आप इतने वजन का पैसा हमें लाके दीजिए, ठीक है। तो लेनदार को फायदा होता है, देनदार को नुकसान होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि जब आप किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित तो होता है। तो मुद्रास्फीति से किसको फायदा होता है, मुद्रास्फीति से देखिए जो ऋणी होता है, लोन लेने वाला, इसको फायदा होता है, जबकि लोन देने वाला, मैंने ऊपर भी बताया, मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया, सारे उसी से मिलते जुलते हैं। लोन लेने वाला क्योंकि लेनदार है तो उसको फायदा होगा, जो देने वाला होता है उसे नुकसान होता है मुद्रास्फीति में। इसके अलावा जिन लोगों की आय या जिन परिवारों की आय फिक्स्ड होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है, तो निश्चित आय वाले लोगों को भी नुकसान होता है मुद्रास्फीति में, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी परिवार की आय मान लीजिए 10,000 रुपए है, अब उनकी आय तो 10,000 ही है, लेकिन चीज़ों के दाम बढ़ गए, तो पहले उनका घर 10,000 में चल जा रहा था, लेकिन अब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं तो उनका नुकसान होगा। तो फिक्स्ड आय वालों को भी यहां पर नुकसान होता है। लेनदार को यहां पर फायदा होता है, देनदार को नुकसान होता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि जब मुद्रास्फीति आती है, इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ती है, तो कृषकों पर क्या फर्क पड़ता है। जो किसान होते हैं इनको यहां पर लाभ होता है, क्योंकि किसान क्या होते हैं, किसान जो कृषक होते हैं ये उत्पादक होते हैं। तो जो उत्पादक होगा, जो चीज़ों को उत्पादित करेगा, उन्हीं के तो दाम बढ़ते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, चाहे वो किसान हो या कोई भी हो, तो उन्हीं की चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, तो इनको भी लाभ होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बनता है कि मुद्रास्फीति में लोन लेने वाले को फायदा होता है कि देने वाले को फायदा होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है। अब देखिए, जो मुद्रास्फीति है, जब महंगाई बढ़ती है और उसके साथ साथ अगर बेरोजगारी भी बढ़ रही हो, बेरोजगारी की दर बढ़ रही हो, इस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। जैसा हमने ऊपर देखा कि जब आर्थिक जो संकुचन है वो, और इसके अलावा जो मुद्रास्फीति है और मुद्रा संकुचन, ये दोनों एक साथ होते हैं, तो क्या आता है, स्टैगफ्लेशन आता है। हालांकि एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है फिलिप्स,
ठीक है। फिलिप्स ने एक नियम दिया जिसे फिलिप्स कर्व कहा जाता है, फिलिप्स का सिद्धांत कहा जाता है। फिलिप्स ने कहा कि जो महंगाई है यानी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। यानी अगर महंगाई बढ़ेगी बेरोजगारी घट जाएगी, महंगाई घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हालांकि ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो इसी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को इसमें से आप प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि कर सकते हैं, टैक्स बढ़ा सकते हैं, बचत का बजट ला सकते हैं, सरकारी व्यय में कटौती और करके आप इनमें से सभी तरीकों से इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है ब्याज दर में कमी। ठीक है। तो इसके अलावा आप मांग पर नियंत्रण अगर करें तो आप मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण कर सकते हैं और जो वस्तुएं हैं वस्तुओं की राशनिंग कर सकते हैं। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, भारत में जो इन्फ्लेशन मापा जाता है वो किस पे नापा जाता है? वो थोक मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, इसको मापने की दो इंपॉर्टेंट विधियां होती हैं जो भारत में चलती हैं। एक होती है WPI, एक होती है CPI। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसे ही कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो भारत में इन दोनों विधियों से मुद्रास्फीति को मापा जाता है। अगर आपको दोनों में से एक पूछा जाए कि किसमें मापते हैं तो आप WPI को ही चूज करेंगे। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है लेकिन दोनों का होता है। ज्यादातर किसका होता है? WPI थोक मूल्य सूचकांक पर होता है। ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति किस पे मापी जाती है, किसका प्रयोग होता है? थोक मूल्य सूचकांक का। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, तो कब मानी जाती है शून्य दर? जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 0 होती है तो उस वर्ष में मुद्रास्फीति की दर को शून्य माना जाता है। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को मैं बार बार बोल रहा हूं लेकिन मैंने आपको इसका अर्थ इंग्लिश में भी बता दिया, इन्फ्लेशन, और सामान्य भाषा में महंगाई। ठीक है। तो मुद्रास्फीति को अगर आपको परमानेंट तौर पर कंट्रोल करना है तो इसके लिए आप मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रण कर सकते हैं। यानी कि जो पैसा मार्केट में जा रहा है, पैसे को कम करने का प्रयास कीजिए। अगर लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो वो उन्हीं फालतू चीजों को नहीं खरीदेंगे जिनकी उनको जरूरत नहीं है। वो केवल अपनी जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें ही ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हद से ज्यादा पैसा अगर मार्केट में चला जाता है तो उसी के कारण आपका इन्फ्लेशन आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सी है? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए, एक निश्चित समय में लोगों के पास जो पूरा मुद्रा होती है, जो पूरी मुद्रा का संचरण होता है, उसे ही कहते हैं मुद्रा की आपूर्ति। ठीक है। यानी कि एक फिक्स टाइम में सभी लोगों के पास कितना पैसा घूम रहा है मार्केट में, इसे मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं। और इसको दर्शाने के लिए, इसको प्रकाशित करने के लिए RBI के द्वारा 4 तरीके से, यानी कि इनको 4 नाम दिए गए हैं। ठीक है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा की आपूर्ति को इन 4 तरीकों से दर्शाता है कि M1, M2, M3 और M4। ठीक है। ये आपको पता चला। ये पूछ रहा है कि मुद्रा आपूर्ति में सर्वाधिक तरल माप किसकी होती है? तो ये होती है M1 की। ठीक है। ये घटते क्रम में होता है, यानी कि M1 की सर्वाधिक तरल माप होगी, M2 दूसरे नंबर पर होगा, M3 तीसरे नंबर पर और M3 चौथे नंबर पर यहां पर होगा। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस संगठन की मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? अब इनमें से किसे विस्तृत मुद्रा कहते हैं? मैंने आपको बताया कि पूरी मुद्रा जो लोगों के बीच घूम रही है उसको दर्शाने के लिए RBI के द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बताना है कि इनमें से किसे विस्तृत मुद्रा कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लूसेंट के और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए, जो M1 और M2 होते हैं इन दोनों को संकुचित मुद्रा कहा जाता है।
एक आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो M1 और M2 हैं इन्हें कहते हैं संकुचित मुद्रा, और जो M3 M4 होते हैं इनको विस्तृत मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। खासतौर पर M3 को विस्तृत मुद्रा या ब्रॉडर मुद्रा, व्यापक मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। वैसे दोनों को कहते हैं लेकिन आपको ज्यादा रेफरेंस पहले M3 को देना है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। M3 को इसलिए देना है कि मुद्रा पूर्ति की सबसे साधारण अगर हम माप माने तो वो M3 को माना जाता है, ठीक है। सर्वाधिक तरल माप तो M1 है, लेकिन सबसे साधारण की बात करें तो वो M3 होता है। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो M3, M1, M2 में किन किन को शामिल किया जाता है? देखिए, M3 में आपके डाक खानों की मांग जमा यहाँ पे शामिल नहीं होती है। M3 में आपकी जो M1 की जो पूरी करेंसीज होती है इनको शामिल किया जाता है, इस वर्ग को शामिल किया जाता है। और इस वर्ग में आपके जनता के पास जो नगद मुद्रा होती है और बैंकों की अवधि जमा जो होती है, ये दोनों होते हैं। इसके अलावा जो बैंकों की मांग जमा है वो भी इसमें शामिल की जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डाकघर की मांग जमा ये आपकी शामिल होती है M2 में, ठीक है। इस जो ये डाकघरों में पैसा होता है इसे M2 वाले वर्ग में शामिल किया जाता है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति के ऊपर मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन ऊपर बताए और उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अब देखिए, आपको केवल प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और उसके आधार पर टिक करना है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, इसका आंसर बी भी हो सकता था कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है और उत्पादन में कमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है कि जब मार्केट में पैसा बढ़ता है तो चीज़ों की जो मांग होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन मुद्रास्फीति आय कहाँ से रही है? जब पैसा मार्केट में बढ़ा। उत्पादन तो अपना चल ही रहा था जितना पहले से चल रहा था, लेकिन अब लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ गई। अब उनके पास ज्यादा पैसा है तो मांग इसलिए कम हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसका जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? तो किस घटक ने भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें ज़्यादा योगदान दिया है, आपने बताना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर इनमें से सभी ने, ठीक है। जो विदेशी निवेश आता है, रुपए का अवमूल्यन जो किया जाता है निर्यात को बढ़ाने के लिए, इसने योगदान दिया है। और रुपए का पूर्ण परिवर्तनीयता, इसने भी यहाँ पर योगदान दिया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें इनमें से सभी घटकों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित है? तो रुपए की जो आधिकारिक विनिमय दर होती है ये चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से संबंधित होती है। यानी कि एक वर्ग बना दिया जाता है कि इन मुद्राओं को हम अपने विनिमय के लिए यहाँ पर रखेंगे और उन्हीं के अनुसार रुपए का जो चेंज होता है, रेट होता है, वो चेंज होता रहता है। तो चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा, ठीक है, पत्र मुद्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रारंभ हुआ था 1806 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है? देखिए, भारत की जो फॉरेन करेंसी होती है, जो भारत विदेशों से पैसा जमा करता है, उसका मैक्सिमम हिस्सा पेट्रोलियम के आयात पर होता है, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा जो पेट्रोल होता है वो बाहर से ही मंगवाता है। तो अपनी विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग भारत किस पे खर्च करता है? पेट्रोलियम के आयात पर। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या होगी? काली मुद्रा यानी कि ब्लैक मनी। ब्लैक मनी की जो सबसे उपयुक्त डेफिनेशन होती है वह यह आई है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। यहाँ पर कर आएगा, जिस पर कर अपवंचन यानी कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया है उसे कहा जाता है ब्लैक मनी। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, इसे ही कहा जाता है अवमूल्यन, ठीक है। आपको याद रखना है। और इसके तहत होता क्या है? इसके तहत जब आप किसी भी करेंसी का अवमूल्यन करते हैं तो देश में निवेश बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है आपका जो स्टेटमेंट है, अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता होता है, बिल्कुल सही है। जब अवमूल्यन होता है तो निर्यात सस्ता हो जाता है। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन कई बार बनता है कि अवमूल्यन से किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है निर्यात सस्ता हो जाता है और निर्यात को बढ़ाने के लिए ही अवमूल्यन किया जाता है बेसिकली। ठीक है, चाइना बहुत बार करता है अपनी करेंसी का अवमूल्यन ताकि वो निर्यात को बढ़ा सके, और ज्यादातर अवमूल्यन उन देशों को करना चाहिए या वही देश करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के उसमें सक्षम होते हैं, जैसे चाइना है, विश्व का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए वो लगातार अपनी मूल्य का अवमूल्यन करता रहता है जिससे उसके निवेश को बढ़ोतरी मिल सके। ठीक है, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है, तो अवमूल्यन का एक ही उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है, तो भुगतान संतुलन यानी कि जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं और उससे कम अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसी को कहा जाता है भुगतान संतुलन। यानी कि आपको भुगतान संतुलन बनाकर चलना चाहिए कि जितना आप बाहर भेज रहे हैं लगभग उतना ही आप अंदर मंगाएं। लेकिन अगर चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएं कि आप बाहर चीज़ें कम भेज रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट आपका ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देंगे जिससे आपका निवेश बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। अब तक भारतीय रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। आपको याद रखना है कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था, तो भारतीय रुपए का सबसे पहला अवमूल्यन 1949 में किया गया था। 1949 में यह अवमूल्यन किया गया। डेट अगर पूछी जाए, वैसे नहीं पूछी जाती, 20 सितंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था, देखिए पहली बार किया गया 1949 में, दूसरी बार किया गया 1966 में और तीसरी बार किया गया 1991 में। तो 3 बार हो गया। अंतिम बार कब किया गया है, 1991 में किया गया है। जो 1991 में किया गया था तीसरा और अंतिम, यह जो अवमूल्यन था 2 चरणों में किया गया था। तो क्वेश्चन बनता है भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन पहली बार कब किया गया, तब आप 1991 को बताएंगे। ठीक है, बाकी पहली बार 49, 66 और 1991। किस वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया, यह किया गया 1991 में। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था जो 1993-94 का केंद्रीय बजट था, इसके तहत भारत की मुद्रा को पूरी तरीके से परिवर्तनीय बना दिया गया था, ताकि अब यह मुद्रा जो होगी, भारत की जो करेंसी होगी, विदेशी करेंसियों के आधार पर इसका रेट फिक्स होगा। रुपए की चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया, तो रुपए को चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय ये घोषित किया गया था 19 अगस्त 1994 को। ठीक है, पहले रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया, लेकिन 1994 में इसे पूरी तरीके से यहां पर क्या कर दिया था, परिवर्तनीय बना दिया गया था। तो अगर वर्ष पूछेगा 1994 और अगर बजट पूछेगा 93-94 का जो केंद्रीय बजट था। वर्तमान में भारत में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। जो हमने ऊपर देखा किसके ऊपर है, भारत का जो रुपया है पूरी तरीके से परिवर्तनीय जो करंट अकाउंट है चालू खाते पर। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। गिल्ट एंड बाजार यह आपके सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, देखिए भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना कब होती है, आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है। रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर था ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर था ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और जो पहले भारतीय हैं, जो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम था सीडी देशमुख। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। पहला गवर्नर पूछेगा ऑसबॉर्न स्मिथ और पहला भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख।
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? स्थापना तो 1935 में हुई, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया ये 1949 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? देखिए आंसर सबका लगभग एक ही है, इंडियन जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक यही। लेकिन क्वेश्चन देखिए किस तरीके से घुमाकर पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक बताइए, बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक को ही कहते हैं। बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस कौन देता है? तो यह लाइसेंस भी आरबीआई ही देता है। ठीक है, ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा कार्य है जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? उसका वो काम नहीं है। राइट आंसर है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, यानी कि लोगों को लोन नहीं देता है, आरबीआई बैंकों को लोन देता है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे काम किसके हैं? आरबीआई के। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनता के जमा को स्वीकार करना आरबीआई का काम नहीं है, आरबीआई बैंकों का पैसा जमा करता है। ठीक है, बैंकों पर नजर करता है, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, जनता से पैसा किसी भी कोई भी आदमी आरबीआई में जाके अपना खाता नहीं खुला सकता। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है? यानी कि जो एफडीआई भारत में आता है इसका प्रतिरक्षक भी आपका भारतीय रिजर्व बैंक होता है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो ये काम भी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। देखिए सभी का आंसर रिजर्व बैंक है, लेकिन कितने सारे क्वेश्चन आपके आरबीआई से यहां पर पूछे गए और उसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन जहां पर आप गलत कर जाते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। अब देखिए जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है हर साल बजट से पहले, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा आता है, इसको आप भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो काफी आसान प्रश्न है, कई बार देख लिया, भारतीय रिजर्व बैंक में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक इंडियन इकोनॉमी को लेकर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में ये जो कुछ शब्द होते हैं काफ़ी जटिल शब्द होते हैं, इनको समझा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने पूरी कोशिश करा कि आपको मैं यहाँ पर सरल भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए चलूँ और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको समझा दूँ, ताकि उससे रिलेटेड अगर वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा कर पूछे तो आप उसका आंसर कर जाएं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और कई सारे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिले होंगे। जिन्होंने पेपर दिए होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यहां से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका इन 64 में से कितने मार्क्स यहां पर बने हैं।